एंड फिर फ्यूजन। फ्यूजन लास्ट टॉपिक होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर ठीक है। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 10th में बस पढ़े होंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? इट इज अ डिवाइस in which a nuclear chain reaction. It is a device in which a nuclear chain reaction is initiated. न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हम इनिशिएट करते हैं, फिर इसको कंट्रोल करके एक एफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज इनिशिएटेड, मेंटेन्ड, चेन रिएक्शन लगातार होता रहे, एंड कंट्रोल। एक बार ना फोन को कहीं भी साइलेंटली एक बार रख दो, मतलब ये बार बार जो उधर रखा है, कहीं भी फोन या लैपटॉप जो भी यूज कर रहे हो आप, उसको एक जगह प्लेस कर लो। अगर आपके हाथ में फोन है तो हाथ में एक जगह प्लेस कर लो, कहीं भी रखना है एक जगह प्लेस कर लोगे ना, तो फिर ये बीच में इस टाइप की आवाज नहीं आएगी ना। इनिशिएटेड, हाँ, इनिशिएटेड, मेंटेन्ड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है, एंड इट वर्क्स on the principle of controlled chain reaction. कौन सा रिएक्शन? फिशन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, which provides, या लिखो, and provides energy at a constant rate. Energy at a constant rate. ठीक है, it is a device in which a nuclear chain reaction is initiated. Nuclear chain reaction is initiated, maintained and controlled, and it works on the principle of controlled chain nuclear fission reaction and provides energy at a constant rate. अब न्यूक्लियर रिएक्टर का एक बाकायदा प्रॉपर डायग्राम है, उसके लिए फिर मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा तुमको। एक मिनट बस मिनट दो सर, एक मिनट दो, एक मिनट। एक सेकंड।
देखो ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। देखो अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि कौन सा कलर लूं मैं, रेड लेता हूँ, ठीक है ये रहा, ठीक है। तो ये है आपका फिशन चैम्बर, अंदर वाला जो दिख रहा है ये, ठीक है। हाँ, इसके बाद फिशन चैम्बर के अंदर यूरेनियम रॉड है, क्योंकि कौन सा रिएक्शन करवाना है हमको, न्यूक्लियर फिशन ना। फिशन। हाँ, फिशन रिएक्शन में यूरेनियम रॉड का यूज है डेफिनेटली। ओके, ये रॉड्स हैं, ढेर सारे हैं, 1 है 2 है और यहाँ पे 3 है, 3 रॉड है, ठीक। ये कंट्रोल रॉड है जिससे हम रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना। यस सर, कंट्रोल रॉड, ठीक। ये आपका मॉडरेटर है। मॉडरेटर क्या करता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसको थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है, जिसकी एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितना करता है, 0.0235। याद होगा आपको अच्छे तरीके से। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये यूरेनियम रॉड यहाँ से एनर्जी निकलती है, इसके बाद फिर जो है ये कूलेंट में जाती है, फिर ये हीट एक्सचेंज करती है, यहाँ पे एनर्जी रेडिएट होता है, इसके बाद फिर ये स्टीम बन करके यहाँ पे वाटर होता है, स्टीम बन करके ये स्टीम यहाँ पे जाता है, फिर ये टरबाइन को चलाता है, जनरेटर चलता है, फिर वापस से ये एनर्जी प्रोड्यूस होनी शुरू। एनर्जी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक, देखो कभी भी ना किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है तो यू ऑलवेज रिक्वायर अ डायनेमो, है ना। मतलब कि जनरेटर, आपको जनरेटर चाहिए, और जनरेटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, आपको टरबाइन चाहिए, है ना। और टरबाइन को चलाने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे कैसे हम करते हैं, उस एनर्जी को यूज करते हैं हियर इन दिस चैम्बर, ठीक है, टू हीट द वाटर, और वहां से जो स्टीम निकलती है उस वाटर से, वो इस स्टीम को हाई प्रेशर पे जाके टरबाइन पे छोड़ते हैं, और फिर वहां से टरबाइन स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक है, उस वाटर को वापस से कूल करके हम फिर से ले लेते हैं और फिर से दोबारा से गर्म करते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहता है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ जो मैंने लिखा है, इसको तुम स्क्रीन शॉट ले लो और पिक्चर डायग्राम अच्छे से बना लेना, ठीक है, कॉपी में। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंट पार्ट्स के ऊपर आता हूँ। लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स यूज होते हैं, ठीक है। द मेन पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर है, द मेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर that are the first is nuclear fuel। सबसे इंपॉर्टेंट तो न्यूक्लियर फ्यूल है, जो कौन क्या है यहाँ पे, यूरेनियम है ना। यूरेनियम नहीं होगा तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं निकलेंगे, तो फिर वो न्यूक्लियस किसको हिट करेगा, किस, हाँ, न्यूक्लियस टूटेगा कैसे, फिशन रिएक्शन कैसे होगा। तो द फर्स्ट थिंग इज न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है बेटा। यस। मॉडरेटर जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हमें कंट्रोल भी तो करना है। यस सर। कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर तो ये चेन रिएक्शन ऐसा होगा कि न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा देगा, है ना। यस। द थर्ड इज कंट्रोल रॉड्स, एग्जैक्टली टू एब्जॉर्ब द एनर्जी। द फोर्थ इज कूलेंट, फिर वाटर को वापस से कूल करते हैं, फिर वाटर, उसी वाटर को वापस से यूज करते हैं, ठीक है। ओके, एंड द फोर्थ इज द शील्डिंग। अगर शील्डिंग आप शील्ड नहीं करोगे तो फिर वो यूरेनियम जो है वो खतरनाक भी तो है, तो फिर वो हेल्थ का भी नुकसान पहुंचाएगा जो वहां पे मैन पावर होंगे, है ना। हाँ, तो शील्डिंग, ये 5 मेन पार्ट्स हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के। अब न्यूक्लियर रिएक्टर यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। द फर्स्ट इज टू देखो इसमें आता क्या है कि डिफाइन न्यूक्लियर रिएक्टर, उसका डायग्राम और उसके यूजेस, ठीक है। हाँ, इट इज यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में ये काम आता है। ठीक, द सेकंड थिंग, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फास्ट इलेक्ट्रॉन। Yes, इट sir. इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ fast neutrons which are needed। यहाँ पे फास्ट न्यूट्रॉन्स पे मिलते हैं ना, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगा तो न्यूट्रॉन्स तो मिलेंगे हमको। अब उन फास्ट न्यूट्रॉन्स को, वो और बात है कि हम मॉडरेटर के यूज से उसको हम थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट स्टिल फास्ट न्यूट्रॉन तो यहाँ से रिएक्शन होगा तो निकलेंगे। तो वो फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन बी यूज्ड इन फर्दर बॉम्बार्डमेंट ऑफ द न्यूट्रॉन्स Okay, sir. in nuclear are needed in nuclear bombardment। ठीक है बच्चे। थर्ड, it is used in producing fissile material। अभी फिशाइल मटेरियल क्या है बेटा, बोलो। जो फिशन रिएक्शन में यूज होता है, हाँ, जो फिशन रिएक्शन करता है वो क्या है, फिशाइल मटेरियल है। हाँ ठीक है, जैसे मैं बताया था प्लूटोनियम वगैरह फिशाइल मटेरियल है, यूरेनियम भी, यूरेनियम है सर, हेवी। हाँ, like plutonium which is used to make atomic bombs। एटॉमिक बॉम्ब बनाने में भी काम आता है ना बेटा। सर ओके, ये आपका सिंपल न्यूक्लियर रिएक्टर। पिक्चर यहाँ पे था तो पिक्चर यहाँ पे बना लेना, क्योंकि मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके पिक्चर दिखा दिया। यस सर। पिक्चर बोलो, डायग्राम बोलो, जो बोलो एक ही बात है, हालांकि डायग्राम इज मोर अप्रोप्रिएट एनीवेज। तो ये मेन पार्ट्स और यूजेस है। अब आते हैं सेकंड न्यूक्लियर रिएक्शन पे, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन क्या था, जब एक हेवी न्यूक्लियाई को हम न्यूट्रॉन के मदद से उसको तोड़ के छोटे न्यूक्लियस बनाएंगे तो एक हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड इन वेरियस दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस ना, चाहे वो बॉम्ब बनाने के काम आए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आए, या किसी भी और अदर काम में आए। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम दो छोटे न्यूक्लियस को फ्यूज करा के जोड़ करके हम एक बड़ा न्यूक्लियस ठीक है। तो फिशन एक बड़े को तोड़ के छोटा, और फ्यूजन जिसमें कई छोटों को मिला के एक बड़ा, या दो छोटे को मिला के एक बड़ा। ठीक है, ओके। हाँ, तो द प्रोसेस इन विच the process in which two light nuclei combine कंडीशन है बेटा एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। कंडीशन है इसके लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों जरूरी है। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर मतलब ये नहीं है कि 300 केल्विन या 500 केल्विन या 800 केल्विन, समथिंग इन लैक, 10 लाख 10 to 15 लाख केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है। दैट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। इसकी वजह से ये रिएक्शन आम चलन में नहीं है, और ये रिएक्शन इजीली हो नहीं पाता और हम कर नहीं पाते, क्योंकि लेकिन एक बात और है, इस रिएक्शन में जो हमें एनर्जी मिलेगी ना, ये बहुत हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, बहुत हेवी, बहुत ज्यादा। टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर to form
a single heavier nucleus to form a single heavier nucleus is called as nuclear fusion. करेक्ट है बेटा? Sir. Yes, sir. ओके ओके My God. ओके. And the sum of masses before fusion, sum of masses before fusion is greater than, समझाऊंगा कैसे होता है, is greater than sum of masses after fusion. फ्यूजन रिएक्शन से पहले जो न्यूक्लियस जुड़ते हैं उनका मास हमेशा बड़ा होता है फ्यूजन रिएक्शन के बनने के बाद. ठीक है? Yes, sir. और ये जो मास डिफरेंस है, दिस मास डिफरेंस जिसको हम लोग मास डिफेक्ट भी कहते हैं ना बेटा, दिस मास डिफरेंस, Sir, my God. हाँ ठीक है, दिस, गुड, वेरी गुड, दिस मास difference is this mass difference is, मत लिखो, this mass difference produce फ्यूजन एनर्जी. तो इस रिएक्शन के बाद जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी ही फ्यूजन के रिएक्शन के अंदर निकलने वाली एनर्जी बनाती है. ओके, let us see the reaction involved in this process. दो छोटे न्यूक्लियाई जिसमें से सबसे कॉमन है हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को मिला के हीलियम का न्यूक्लियाई बनाते हैं. हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, ये एटॉमिक मास 2, एटॉमिक नंबर 1 reacts with another deuterium hydrogen, that is 2 and 1, that will give you helium Helium, yes, sir. 3. O2 and plus a heavy amount of energy, that is nearly 21.6 mega electron volt. Okay, sir. This is the reaction of nuclear fusion. ठीक है? Yes, sir. और जो मास डिफेक्ट होता है हमारा क्या होता है? मास डिफेक्ट मास m माइनस m. मान लो इन दोनों का जो मास है, इन दोनों का जो मास है वो कैपिटल M है, इनका जो मास है वो स्मॉल m है. ठीक है? वो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द मास डिफेक्ट. दैट मास डिफेक्ट विल बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द फ्यूजन एनर्जी. Isn't it? Okay? अब मैंने बोला कि इस रिएक्शन के होने के लिए बहुत कंडीशंस टफ हैं, बहुत टफ कंडीशंस हैं. एक तो ये कि बहुत मुश्किल, हाँ, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर. ठीक है? द फर्स्ट इज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, extremely high temperature. Okay. And it is necessary, this temperature is necessary for the lighter nuclei to have sufficient kinetic energy. इतना टेम्परेचर हमको देना पड़ेगा कि वो टेम्परेचर जो है वो लाइटर न्यूक्लियाई यूज करता है टू गेन a sufficient kinetic energy so that they can overcome their mutual Coulombic repulsions. देखो, it is necessary for the lighter nuclei to have
sufficient energy, sufficient kinetic energy, it is better to write kinetic energy, ठीक है, so that they can overcome their mutual, जो फोर्सेस लगते हैं कूलम्ब्स के, देयर म्यूचुअल कोलम्बिक फोर्सेस, कोलम्बिक forces, coulombic repulsions, and come closer than the range of, मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका, the range of nuclear force, that is why fusion reaction is also called as thermonuclear reaction. Fusion reaction is also called as thermonuclear reaction. देखो मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, एक यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा। अब ये दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो डेफिनेटली एज पर द कूलम्स लॉ दे विल रिपेल ईच अदर, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दोनों के ऊपर, दे विल रिपेल ईच अदर, क्योंकि दोनों कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब जब हम हाई टेम्परेचर देंगे तो उस हाई टेम्परेचर से जो न्यूक्लियस है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। टेम्परेचर के अंदर क्या हीट एनर्जी है, तो जो हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो जिस हाई टेम्परेचर में कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी है, उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने के में कन्वर्ट करेगा, काइनेटिक एनर्जी में, और उससे क्या होगा, वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट वुड बी यूज्ड टू वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो ये जो न्यूक्लियस आपस में रिपेल कर रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन को, जब न्यूक्लियस को हेवी काइनेटिक एनर्जी मिल गई, वो हेवी काइनेटिक एनर्जी विल बी यूज्ड, nucleus will be used by the nucleus to come closer। और जब न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो क्या होगा कि हमें पता है कि न्यूक्लियस जब करीब होते हैं, शॉर्ट रेंज पे होते हैं, तो एक हेवी न्यूक्लियर फोर्स लगता है ना, मैंने बताया था न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो न्यूक्लियस को बांध के रखता है, प्रोटॉन्स को बांध के रखता है, उसको न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलने देता। तो जब न्यूक्लियस करीब करीब आ जाएंगे, एकदम करीब आ जाएंगे, तो न्यूक्लियर फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग, न्यूक्लियर फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग। और जब न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा, न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे तो बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा। सिंपल। यस सर, ठीक। नहीं आया समझ? सर नहीं आया? सर नहीं आया ना सर? एक्सप्लेन करो मेरे को, एक्सप्लेन करो। लेट अस सपोज आई एम एडजस्ट, तो मुझे एक्सप्लेन करो। ये दो स्मॉल न्यूक्लियस है सर। हाँ, दो और न्यूक्लियस है, ओके। हाँ, और उनके और जब हम उनको हाई टेम्परेचर देंगे, हाँ, न्यूक्लियस स्मॉल है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है, ठीक है। रिपल्शन है, सेम चार्जेस है। ये तो जब हम इनिशियल कंडीशन है, आगे बोलो, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट। इनिशियल कंडीशन पे ये था। हाँ, और फिर उसके बाद हमने इसको हाई टेम्परेचर दिया सर। तो हाई टेम्परेचर पे हम उसको क्लोजर ला रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे। नहीं, क्लोजर हम नहीं ला रहे हैं, हाई टेम्परेचर, जब हम हाई मतलब हाई टेम्परेचर टेम्परेचर की देंगे वजह से उनका जो हीट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में nucleus will absorb that heat energy and convert it into kinetic energy, जिसकी है ना। वजह से अब तो वो पास। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बोलो 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 बोलो। जैसे आएंगे तो जब वो बहुत दिस ही क्लोज, काइनेटिक, ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। यस,
फिर जब वो दोनों एक दूसरे के काफी पास आ जाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा जो उनको फिर से बाइंड, हाँ हाँ, तो अब ये न्यूक्लियर जब पास जिससे आ फिर जाएंगे तो फिर बाइंड हो यहाँ पे जाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ये पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा जिससे ये दोनों छोटे न्यूक्लियस बाइंड बाइंड होके हो एक बड़ा जाएंगे। न्यूक्लियस बना देंगे, बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे। नहीं आया समझ में ना? आया सर। पक्की बात है? हाँ जी सर। एक बार इसको वापिस से पढ़ लोगी तो समझ में आ जाएगा, क्लियर है ना? अब ठीक है, बताइए ओके सर। पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट, हाई प्रेशर। कई बार किताब वाले हाई डेंसिटी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाई प्रेशर हाई डेंसिटी एक ही बात है, हाई प्रेशर या हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी ये क्या करेगा? इट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के टकराने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देगा। छोटे न्यूक्लियस हाई जो थे जो प्रेशर। हम, हाँ, जब न्यूक्लियस पास पास आएंगे तो कोलिजन्स होंगे, है ना? यस सर। तो तभी तो बड़ा न्यूक्लियस बनेगा। ओके, तो यस सर। उसकी प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो देखो प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस एक दूसरे के क्लोज है, जितना ही ज्यादा क्लोज होंगे उतना ही फास्टर कोलिजन्स होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये सिंपल सा सिचुएशन ऐसा समझो कि एक कमरा है जिसमें 2 लोग हैं, ठीक है, ओके यस अब सर। उन 2 लोग के बीच में क्या लगना है? अट्रैक्शन लगना है, जो कोलम्बिक रिपल्शन यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से लग रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको तोड़ करके काइनेटिक एनर्जी जो है इनकी जो हाई टेम्परेचर की वजह से जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके केई में कन्वर्ट किया, उस केई की वजह से एक दूसरे के पास आ गए, ठीक है, ये सिचुएशन था, ठीक है। अब क्या किया मैंने, उस कमरे के अंदर 2 की जगह पे अब 20 लोग भर दिए। जब 20 लोग भर देंगे तो अब बहुत इजियर हो जाएगा ना पास पास आना, यस सर। समझ गया ना बात को? हाँ क्योंकि 20 लोग हो गए तो डेंसिटी कम हो गई, बढ़ गई, जब बढ़ डेंसिटी बढ़ गई। जाएगी तो क्या होगा कि अब पहले दूरी ज्यादा थी कि एक कोने पे एक था, अब दूसरे कोने पे डिस्टेंस कम दूसरा हो था, गया। अब डिस्टेंस कम हो गया, तो अब कोलिजन्स के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, डाउन जाएंगे। है ना? यस सर। हाँ, इट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन of lighter nuclei and hence increases the rate of fusion, increases the rate of फ्यूजन। fusion, ठीक है बेटा? ओके, अब ये जो 2 कंडीशंस लिखवाए मैंने, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। मैंने क्या बोला, ये करीब करीब समझ लो कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख टेम्परेचर चाहिए होगा केल्विन में, तब जाके ये कंडीशन पॉसिबल। अब बताओ दुनिया में, हिंदुस्तान मतलब पूरे अर्थ पे कहीं पे इतना टेम्परेचर होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर जो गया है एक बार 68 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस इन कुवैत, 68, जहां पे ह्यूमन सरवाइव कर पाते, वहां की बात बता रहा हूँ, 68 पॉइंट समथिंग। दिल्ली के अंदर तो 50 क्रॉस करते ही पब्लिक की हालत खराब हो जाती है, 50 पे से क्रॉस जनरली नहीं करता, बट 45 क्रॉस करती बाप तबाही मच यस जाती सर। है ना? यस और सर। तुम तो खैर ले वाले हो, तो तुम्हारा तो खैर कहना ही नहीं, तो तुम तो हाँ 40 प्लस भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, हमने 45 प्लस बर्दाश्त किया है। ओके, तो 50 प्लस होने पे हालत खराब हो जाती है, और वो 68 में लोगों ने सरवाइव किया है और करते भी है बहुत सी जगह पे। एनीवेज, अब यहाँ पे क्या बेटा, 10 लाख से ऊपर टेम्परेचर, सोचो यस सर। नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो जनरली इट इज बिलीव्ड दैट इट इज पॉसिबल ओनली नियर द सन, सन के पास ही इतनी हीट एनर्जी है जो इतना टेम्परेचर इसको दे सकता है, और वहां पे ये रिएक्शन हो सकता है, और ऐसा बिलीव किया जाता है कि सन के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी इसी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, फ्यूजन की वहां वजह पे से। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है, और सन के अंदर तो हाइड्रोजन गैस होता है, वही हाइड्रोजन गैस फ्यूज करके हीलियम बनाते हैं, और हीलियम के बनने से फायदा नहीं होता है, हीलियम के बनने से जो एनर्जी निकलती है वही एनर्जी सन के पास है। सन के पास। अच्छा सर। दिस इज द थिंग, दिस इज द बिलीफ। अभी तक तो ये रिसर्च का पार्ट है, अभी तक यही माना जाता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं।
इसीलिए Yes, कहते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज यूजफुल टू मेक हाइड्रोजन बॉम्ब्स, okay. है ना। Yes, sir. मैं लिखता हूँ एक पॉइंट, Okay. मैं पीछे लिखता हूँ यहीं पे कि दैट these conditions exist in the interior of the sun, where temperature is about 2 into 10 to the power 6, 20 लाख केल्विन। Okay, sir. ठीक है, करीब करीब 20 लाख केल्विन टेम्परेचर होता है सन के पास, तभी ये रिएक्शन वहां पे हो पाता है, तभी वो इतनी हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी जिसको सोलर एनर्जी हम कहते हैं, और उस सोलर एनर्जी से सनलाइट में सोलर एनर्जी होती है, वो हमारे तक पहुंचती है। उसके अंदर कितनी हीट कम हो जाती है सोचो, क्योंकि इतना दूर है ना सन। Yes, sir. फिर भी हाँ, फिर भी हीट बहुत कम हो जाती है। और फिर गर्मी के टाइम पे यही वाली हीट जो है हमारे लिए हाँ बहुत नुकसानदेह, मतलब नुकसानदेह तो नहीं, बट ये है कि बहुत ज्यादा टॉलरेबल नहीं होता। एग्जैक्टली, ठीक है। और ये कंडीशन बताओ, ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना। हाँ, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। सच कंडीशंस कैन नॉट बी इजीली अचीव्ड, लिख लो चलो, इन लैबोरेटरी। ये लैब वेब में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नो चांस, नो चांस। अब क्योंकि फ्यूजन के कंडीशंस इतने खतरनाक हैं, तो ये रिएक्शंस जनरली ये हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये रिएक्शन बहुत ही काम का है। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ इन फ्यूचर कि हम कंडीशंस मीट कर पाए और रिएक्शन हो गया, तो जो इतनी एनर्जी निकलती है ना, वो एनर्जी जो है हमारे लिए इतना यूजफुल होगा, इतनी ज्यादा उससे एनर्जी बनेगी, इतनी ज्यादा उससे हम काम निकाल सकते हैं कि ये समझ लो कि आने वाले कई सालों तक हमें एज सच एनर्जी के लिए, आज के तारीख में एनर्जी सेविंग स्कीम चलाई जाती है, एनर्जी सेविंग लेक्चर्स होते हैं कि भाई एनर्जी बचाओ, पानी बचाओ, इसके बाद फिर कोयले बचाओ, फ्यूल बचाओ। तो वो क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि एनर्जी की कमी है, और ये माना जाता है कि आने वाले 50 साल में एनर्जी की बहुत कमी हो जाएगी। ठीक है, और वो एनर्जी अगर हमको मिल जाए तो सोच लो, सोने पे सुहागा, है ना। सो हाउ कैन वी यूज दैट फ्यूजन रिएक्शन? हालांकि ये हो तो नहीं रहा, बट रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी है और कैसे निकलती है, वो हमको सीखना है। वो एग्जाम में आया हुआ है, जिसको दो तरह के सीखते हैं, एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, दूसरा कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। देखो फ्यूजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स के लिए कैसे इस्तेमाल होगा फ्यूजन। और हमारे पास तो नहीं हो रहा आज की तारीख में, लेकिन सन के पास जरूर हो रहा है, इन सन एंड स्टार्स। ठीक है, दो पॉसिबल साइकिल है। द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन एंड स्टार्स इज कौन सा रिएक्शन बेटा? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, एंड ये दो साइकिल में पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल इन टू साइकिल्स। देयर आर टू पॉसिबल साइकिल्स। मैंने देयर आर लिख दिया, कोई बात नहीं। देयर आर टू पॉसिबल साइकिल। ठीक है, द फर्स्ट इज प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। जब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिल रहे हैं तो क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है बोलो? प्रोटॉन। सिंपल। ये रिएक्शन आपको मैं लिख देता हूँ, खाली रिएक्शन को एक दो बार प्रैक्टिस करना, याद करना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, प्रोटियम
reacts with protium, it will give you deuterium deuterium प्लस बीटा पार्टिकल निकलता है प्लस एक न्यूट्रिनो निकलता है. ठीक है. एंड अ हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है. ठीक है. ये जब हम फर्स्ट साइकिल है. हाँ अभी फर्स्ट ही कर रहा हूँ मैं. ठीक है. जब ड्यूटेरियम रिएक्ट्स विद प्रोटियम इट विल गिव यू एक ट्रिटियम and plus one neutron is released and plus heavy amount of energy is released. ठीक है. And if helium of atomic mass 3 यानी कि isotope of helium reacts with isotope of helium, it will give you 4He2 plus 11H plus 11H plus energy. ठीक है. These are the reactions. पहला स्टेप में क्या हुआ बेटा, प्रोटियम प्रोटियम से ड्यूटेरियम बना, फिर ड्यूटेरियम प्रोटियम से ट्रिटियम बना और फिर उसके बाद हीलियम के मिलने से हमें हीलियम मिल गया. ठीक है. ओके. जब ये रिएक्शन होता है तो हमको नेट रिजल्ट क्या मिलता है? नेट रिजल्ट मिलता है हमको ये हाइड्रोजन पहला प्रोटियम रिएक्ट कर रहा था, फिर दूसरा प्रोटियम था, फिर एक प्रोटियम, फिर एक 4 प्रोटियम मिला, तो हमें मिलता है He4 प्लस 2 बीटा पार्टिकल्स एंड प्लस 2 न्यूट्रिनो. यहाँ पे न्यूट्रिनो लिखो, एन की जगह तुम न्यूट्रॉन मत समझ लेना, प्लस एनर्जी निकलती है. दिस इज द होल रिएक्शन एंड एनर्जी नियरली 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये रिएक्शन आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा. प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जब होगा तो ऐसे रिएक्शंस होंगे, इतनी एनर्जी बनेगी. ठीक है. ये पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है. ठीक. नेक्स्ट करवाऊं? हो गया? नोट कर लिया? एडजस्ट स्क्रीन शो लेने से वैसे तो ये नेट रिजल्ट स्क्रीन शो नहीं हो रहा है. नहीं सर स्क्रीनशॉट ले ले. फिर एक मिनट चलने वाला है. कोई बात नहीं, नोट करो कोई बात नहीं, नोट करो. आई एम हियर ओनली. आज ये चैप्टर खत्म ही करूंगा. आने वाले 2-3 क्लास में हमारा सेमीकंडक्टर हो जाए. यस सर. हो गया. ठीक. हाँ जी. ओके. सेकंड है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल. कार्बन नाइट्रोजन cycle. A protium reacts with carbon 12-6. It will give you nitrogen 13-7 or plus energy is released. And when nitrogen of 13-7 breaks, it forms 12-6 carbon atomic 12-6 plus beta 0-1 प्लस न्यूट्रिनो. न्यूट्रिनो भी एक पार्टिकल होता है ना. कार्बन का एटॉमिक में 13 देगा. ठीक है. ओके. एंड अगेन कार्बन 13-6 and H11 will give you nitrogen with 14 mass and 7 atomic number plus energy. Just you need to practice this reaction. Okay, nitrogen 14-7, H11 will give you O15-8, oxygen 15-8 plus energy. And O15-8 breaks into nitrogen 15-7 or plus 1 beta 0-1 and plus neutrino.
ठीक है, यस सर, इतना कर लिया नोट? नहीं किया? कर लिया सर, कर लिया सर, करो करो करो। कर लिया सर। अच्छा ठीक है, ओके। And then finally nitrogen 15(7) reacts with protium. It will give you carbon 12(6) plus helium 4(2) and plus huge amount of energy released. And final जो possible result आएगा वो आएगा वही वापस से प्रोटियम 11, प्रोटियम 11, प्रोटियम 11, प्रोटियम 11 will give you 4(2)He and plus 2 beta particle and plus 2 neutrino and plus energy of 26.7 mega electron volt is released. Result same आया अलग आया? सेम आया, सेम आया। तो अब कार्बन नाइट्रोजन साइकिल से एनर्जी बनाया सन या स्टार, या प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल से एनर्जी बनाया सन या स्टार, दोनों ही सूरतों में एनर्जी की वैल्यू सेम आती है। यस सर, ठीक है, यस सर। इसमें देख दो पॉइंट्स हैं जो लिखने हैं। जो मैंने बताया था कि टेम्परेचर ऑफ इंटीरियर सन is 2 into 10 to the power 6 Kelvin. ठीक है, and both proton cycle, proton and carbon nitrogen cycle दोनों के दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। कार्बन नाइट्रोजन cycles participate almost equally in the generation of energy in the sun, ठीक है? यस सर, Isn't it? यस कोई सर, दिक्कत? यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्स जो हैं आपके वो अच्छा ये बताओ, जो सन है वो क्या बिगेस्ट स्टार है? यस सर, है, सन बिगेस्ट स्टार है, सन बिगेस्ट है, बिगेस्ट है। हाँ सर। अरे तुमको दिखता है नहीं, बिगेस्ट है मतलब बिगेस्ट। सन इज ए स्टार ना? यस सर, हाँ सन तो स्टार है ना बेटा? यस सर। इसमें भी डाउट है? नो सर। अच्छा, तो क्या इस सारे स्टारों में से सन सबसे बड़ा स्टार है? नहीं, ये आपको दिखता है, हाँ। आपको दिखता है सन बड़ा सा ना, चट्टान जैसा। स्टार दिखते हैं छोटे छोटे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। एक्चुअली में स्टार्स, बाकी जो स्टार्स हैं वो आपसे इतने दूर हैं, सन से इतने ज्यादा दूर हैं कि आपको छोटे दिखते हैं। आपको पता है कि मतलब हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ हमें सन दिख रहा है। अरे आपके सोलर सिस्टम में तो अकेला ही सन, सोलर सिस्टम में तो सन की फैमिली, हाँ, तो अकेला स्टार तो वही है ना। बाकी जितने भी आपकी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स हैं, क्या सारे स्टार सन से छोटे? नहीं, सन से इतने बड़े बड़े स्टार हैं कि हजारों सन समा सकते हैं उन स्टार्स में। हाँ, तो आपका जो सन है एक्चुअली तुर्रम खास सिर्फ सोलर सिस्टम के अंदर है, लेकिन सोलर सिस्टम के बाहर वो बहुत छोटा है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं सबसे छोटा है, सबसे छोटा नहीं है, लेकिन सन से बड़े बड़े हजारों लाखों स्टार्स हैं, और इतने बड़े हैं कि हजारों सन भी उनके अंदर अकोमोडेट कर सकता है, इतने बड़े बड़े। ठीक है, अब क्योंकि सन हमसे सबसे नजदीक है, इसलिए सन की टेम्परेचर फील होती है, सन का हीट फील होता है। लगता है कि सन सबसे गर्म, एक्चुअली है नहीं। स्टार्स जो सन से काफी बड़े हैं वो सन से काफी ज्यादा हॉटर हैं। फिर से मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सन सबसे कूलर भी है, नहीं,
सन से कूलर भी स्टार्स हैं, ठीक है। तो Okay. सन इज नॉट द बिगर, नॉट द बिगेस्ट, नॉट द स्मॉलेस्ट, राइट। Yes, sir. Right, तो sir. बाकी जो स्टार्स हैं, अमूमन जो स्टार्स हैं वो सन से बड़े भी हैं, सन से हॉटर भी हैं, Thank you, ठीक है। तो स्टार्स Baba. that are hotter than sun, that get their energy from Carbon. कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। while those stars cooler than sun, जो कूलर मतलब कि ठंडा नहीं है, जिनका टेम्परेचर सन से कम है, Temperature. समझ गया ना बात। Yes, sir. हाँ, कूलर देन सन get their energy from the proton-proton cycle. ठीक है, जो सन से हॉटर हैं वो कार्बन नाइट्रोजन से एनर्जी लेते हैं, और जो सन से कूलर हैं वो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल से लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इज पॉसिबल, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल can occur at lower temperature than carbon नाइट्रोजन साइकिल। तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो है वो कम टेम्परेचर पे हो सकता है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। नहीं आई ना बात समझ में? सर आ गई? आई गई सर। गुड। तो मैंने बताया था आपको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है बेटा। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन 2 मिनट पहले बताया था, बिना कॉपी पलटे, प्लीज बी ऑनेस्ट। नहीं पलटूंगे सर। हाँ बोलो। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कौन सा सर? मतलब नहीं नहीं, थोड़ा हिंट देना सर। थोड़ा हिंट दें। थर्मोन्यूक्लियर, अच्छा अच्छा एक सुनो, मेरी बात सुनो। थर्मोन्यूक्लियर वर्ड मीनिंग पे जाओ सर। वो जो अभी न्यूक्लियर फ्यूजन में मतलब वो पढ़ा था कि हाई टेम्परेचर पे। मेरे बच्चे वर्ड मीनिंग पे जाओ, आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो समझाया सर कि 2 छोटे न्यूक्लियर हाँ, को तो इसका वही तो पूछ रहा हूँ, तो मेरे को बताओ। हाँ वो है सर कि क्या बताऊं सर, बट डेफिनेशन बताओ। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन? जब हम हाई टेम्परेचर देते तो इलेक्ट्रॉन्स उसको एब्जॉर्ब करके सर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर जो मतलब जिस 2 न्यूक्लियर को हमें बाइंड करना है वो दोनों वो सर। हाँ, जब हाई टेम्परेचर देते हैं, कंडीशन हाई टेम्परेचर है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को। हाई टेम्परेचर देंगे तो वो हाई टेम्परेचर की जो हीट है वो काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं, और जो उन न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग कोलम्बिक रहा था उसको ओवरकम कर लेते हैं और पास आ जाते हैं सर। हाँ, एक दूसरे के पास आते हैं और फिर और वो पास लोग आते हैं। न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू मतलब बाइंड हो जाते हैं। जब बोला था बोलने के लिए, तुमने बोला नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर तुम बोल रही हो। सर अब बोलो। हाँ, तो फिर वो हाँ, तो अपने काइनेटिक एनर्जी से पास आते हैं और पास आते हैं और पास आते हैं और पास बहुत पास आते हैं, और जब बहुत पास आ जाते हैं, शॉर्ट रेंज में एकदम एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स स्टार्ट एक्टिंग, एंड that is how we can get a bigger nuclei by fusing 2 smaller nuclei. ठीक है? ओके, दिस इज कॉल्ड एज थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है? हाँ, तो इन शॉर्ट थर्मोन्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ
कि हीट से न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, हीट से न्यूक्लियर रिएक्शन। ऐसा कंडीशन फिशन में नहीं था, फ्यूजन में है। ऐसा कंडीशन फिशन में नहीं था, फ्यूजन में है। तो फ्यूजन में थर्मोन्यूक्लियर का ही सिग्निफिकेंस है। और अगर कोई वर्ड दे तो कई बार ना चीजें आप वर्ड मीनिंग से याद रख सकते हो, ठीक है। हाँ, सो ये डेफिनेशन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। Write the definition. If the energy released in a thermonuclear reaction, जो थर्मोन्यूक्लियर में एनर्जी रिलीज होती है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, इज कंट्रोल्ड, जो कैसे कंट्रोल करेंगे हम, इज कंट्रोल्ड in such a manner that a limited amount of energy is produced continuously and it can be used for many useful purposes, particularly in making particularly for generation of electricity, ठीक है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को कंट्रोल कर लेता हूं, जो इसकी हेवी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको कंट्रोल कर लेता हूं, और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, क्योंकि डायनेमो चलाना है, डायनेमो की भी स्पेसिफिक पावर होती है, उस पावर से ऊपर डायनेमो हमने बनाया नहीं, तो ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो चलेगा नहीं, है ना। यस सर। हाँ, कभी सुना है कि डायनेमो है 5 लाख वॉट का या 5 करोड़? पॉसिबल नहीं है, हमने बनाया नहीं, है ना। हाँ, तो फिर दैट इज वाई हमें कंट्रोल करना पड़ेगा उसकी एनर्जी को, और कंट्रोल अगर कर पाते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, एंड ये रियरली पॉसिबल होता है, ठीक है। ये था तुम्हारा चैप्टर, ठीक। एक आया हुआ है 2 नंबर का सवाल कि डिफरेंशिएट न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, 2-3 पॉइंट बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। बोलो, तुम आंख मूंद के, मतलब कॉपी बंद करके बोलो, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में 3 डिफरेंसेस बताने हैं आपको। हाँ सर, फिजन तो फिजन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है सर, मतलब नहीं अच्छा, मतलब तो स्प्लिटिंग ऑफ नहीं सर, मतलब ना हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो उसको बॉम्बार्ड करके हम हाँ हाँ ओके सर। 10 सेकंड रुक जाओ और सोच लो पहले दिमाग में पॉइंट्स, फिर बोलो ना, जल्दबाजी में नहीं। हाँ सर, फिजन में हम एक हेवी न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करते हैं, हेवी न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं यूजिंग अ थर्मल न्यूट्रॉन। एनीवेज चलो बोलो, या फास्ट मूविंग और न्यूट्रॉन भी उसको कह सकते हो सर, और उनको लाइटर न्यूक्लियर में हम वो करते हैं। ये फिशन का हो गया, ठीक है। यस सर, और फ्यूजन में हम 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियर को लाके उनको वो बाइंड कराते हैं एंड टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस, ठीक है। एक हो गया, दूसरे पॉइंट ऑफ डिफरेंस बोलो। फ्यूजन जो है वो मतलब हो जाता है सर, और फ्यूजन के लिए हमें बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। एग्जैक्टली, नेक्स्ट बोलो।
फिजन फ्यूजन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फिजन को हम कंट्रोल कर सकते नहीं हैं। तो बताया था, तो कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर भी हो सकता है, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन भी हो सकता है। ये तो डिफरेंस नहीं हुआ ना, ये कंट्रोल तो हो सकता है, रेयरली पॉसिबल है, बट हो तो सकता है ना बेटा। यस सर। डिफरेंस कहाँ हुआ फिर? हाँ, फिशन रिएक्शन के अंदर मैंने बोला कि यूरेनियम के न्यूक्लियस टूटते हैं तो हार्मफुल रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलता है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम बहुत प्रिकॉशंस, और मैंने बताया ना तुमको, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो परमिसिबल सबको नहीं होता है, वो परमिट लेने के बाद ही आप न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हो। ठीक है, तो ये सोचो, क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशंस भी रिलीज करता है और अपने आप में ये रिएक्शन बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर सोच लो कितनी तबाही होगी, है ना। तो सिंपल बात सोचो, हाँ, फिजन के प्रोडक्ट्स हार्मफुल होते हैं और फ्यूजन के फ्यूजन में बिल्कुल क्लियर, सनलाइट क्या हार्मफुल है? नहीं है, समझ गए? अरे तो ये समझो सनलाइट में तो विटामिन डी है। हाँ, तो हार्मफुल तो कैसे हो, ये तो यूजफुल हो गया, लेकिन मुश्किल है, लेकिन प्रोडक्ट हार्मफुल नहीं है। चलो दूसरा, 2 हो गया, तीसरा बोलो। और वो सर कि फिजन कॉमन है सर नेचर में फिजन होना, बट लाइक फ्यूजन को अचीव करना बहुत मुश्किल है। अरे ये तो तुमने फर्स्ट स्टेप में ही बोल दिया ना कि ये हेवी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हो सकता है, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हो सकता होगा, तो ये फिर ये कॉमन और डिसकॉमन कहाँ से आ गया? फ्यूजन में सिर्फ न्यूट्रॉन्स चाहिए हाई स्पीड के। नहीं पढ़ा जिस नहीं सर, नहीं, फिर ये नहीं सर, नहीं प्लीज नो। अब सुनो, हाँ, फिशन रिएक्शन के अंदर मैंने तुमको दिखाया कि बार बार न्यूट्रॉन का जिक्र था, वहां पे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को यूरेनियम पे मारा, यूरेनियम टूटा, क्रिप्टन बेरियम में फिर न्यूट्रॉन ही बने। ठीक है, तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जो न्यूट्रॉन्स को लिंक करता है। और हमने फ्यूजन में मैंने दिखाया आपको कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल हो रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल हो रहा है। रिएक्शन में मैंने दिखाया कि प्रोटॉन बन रहे हैं। ठीक है, तो फिशन इज अ न्यूट्रॉन लिंक रिएक्शन। ठीक है, एंड फ्यूजन इज प्रोटॉन लिंक रिएक्शन। ठीक है, कितने 4 हो गए, 3 हो गए? 3 4 हो गया ना। और फिजन वो भी है ना सर, फिजन एक चेन रिएक्शन है ना सर, कंटिन्यूअस। हाँ, वो चेन रिएक्शन भी है, चेन रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये वेरियस स्टेप में जरूर होता है। ये भी कह सकते हो कि फिशन जो है वो क्विक प्रोसेस है, फास्ट हो जाता है, लेकिन हालांकि चेन जरूर है बट होता फास्ट है, रिएक्शन फास्ट स्टार्ट होता है। लेकिन फ्यूजन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसके बाद ये स्टार्ट होता है। जैसे मैंने तुमको 4 रिएक्शन दिखाए, तब जाके एक रिएक्शन का रिजल्ट मिला आपको, प्रोटॉन प्रोटॉन में या कार्बन नाइट्रोजन, दोनों ही साइकिल में, है ना। यस सर, ये चेन रिएक्शन बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके कई सारे स्टेप्स हैं, तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल होता है, और फिर आपको एनर्जी मिलती है बहुत ह्यूज अमाउंट की, और वो जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट भी हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये 2-4 पॉइंट्स है जो मैंने बताया। चाहे अगर तुमको याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो तुम नोट कर सकते हो अपने कॉपी में शॉर्टकट में। हालांकि मुझे लगता है कि तुमको याद हो गया होगा, बट फिर भी अगर अपने से कॉपी पे लिखने की कोशिश करना, भी मेरी क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट लगेगा, फटाफट रिएक्शंस के डिफरेंसेस लिख लेना कॉपी पे, आखिरी पेज पे, इससे रिवीजन भी हो जाएगा और फिर याद भी हो जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर यहीं पे द एंड, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इतना ही था इस चैप्टर में, रेडियो एक्टिविटी वगैरह है नहीं, बस इतना ही है। रेडियो एक्टिविटी वगैरह होता तो फिर ये चैप्टर थोड़ा सा 1-2 दिन और खिंचता। अब बचा सिर्फ सेमीकंडक्टर, 2-3 क्लास में वो भी खत्म, यानी कि मंडे के बाद। ओके, दिस कोई दिक्कत? ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा।